नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास 12th साइंस में बायोलॉजी का लेसन नंबर जो 7 है उसका पार्ट अपने आज 4 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने पार्ट 3 पढ़ा था जिसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक थे। रंध्रों की गति की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा। जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक थे वो दो प्रकार के थे, एक बाह्य कारक थे और एक आंतरिक कारक थे। तो बाह्य कारक थे वो था प्रकाश, तापमान, प्राप्य मृदा जल और वायु। ये अपने कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज अपने जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं यानी पत्तियों में पाए जाने वाले कारक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तो उसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक में एक नंबर है पत्ती की संरचना, यानी पत्ती है उसकी बनावट है वो वाष्पोत्सर्जन को कैसे प्रभावित करती है। पत्ती की संरचना वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करती है। शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधे, जैसे जहां पर मरुस्थल होता है तो वहां शुष्क जलवायु में उगने वाले पौधों की पत्तियों की बाह्य त्वचा किससे बनी थी? उपचर्म से, मोम से यानी कैक्टस हो गया जैसे, या रोमों से ढकी रहती है तथा रंध्र क्या निमग्न रहते हैं। तो ये लक्ष्य वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करते हैं क्योंकि इनकी पत्तियां मोटी हो जाती है, मोम से ढकी रहती हैं या इन पर क्यूटिकल का आवरण होता है। इस कारण यहाँ जलवायु में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, इस कारण पादप है वाष्पोत्सर्जन नहीं करते और ये पत्ती की संरचना वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है। फिर अगला आंतरिक कारक है मूल प्ररोह का अनुपात, मतलब जड़ है, ये होगी जड़ या मूल। प्रोह बोलते हैं तने को या स्तंभ को। तो इन दोनों का अनुपात है वो वाष्पोत्सर्जन को कैसे प्रभावित करता है। मूल प्रोह अनुपात में वृद्धि से जब मूल भी लंबी होगी और प्रोह भी लंबाई में वृद्धि करेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर है वो भी क्या बढ़ती है। तो इस तरह से मूल और प्रोह के अनुपात में जब वृद्धि होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर में भी वृद्धि होती है। फिर आगे 3 है पत्ती का अभिविन्यास। अभिविन्यास मतलब ये कोई पौधा है, इस पर यदि पत्तियां इस प्रकार स्थित हैं तो ये 90 डिग्री के कोण पर होगी और यदि पत्तियां हैं वो इस तरह से स्थित हैं तो ये कोण का मान कम हुआ और कुछ पौधों की पत्तियां इस प्रकार होती हैं, ये अभिविन्यास कहलाता है। अब पौधों की अलग अलग प्रकार की पत्तियों की अलग अलग अभिविन्यास होते हैं तो उसके आधार पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है या घटती है। यदि पत्तियों का अभिविन्यास समकोण पर स्थित हो, मान लो ये पौधा है और पत्तियां इस पर ऐसे हैं तो इधर से सूर्य का प्रकाश भी पड़ेगा और इधर से भी, तो ये क्या है समकोण पर स्थित है। तब क्या उन पर सूर्य की किरणों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो सूर्य की किरणों का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा तो ऐसी पत्तियां होंगी, इधर से भी प्रकाश पड़ेगा और ऐसे पौधा होगा तो उस पर भी, तब क्या होता है वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है। तो ये पत्ती की आंतरिक संरचना को प्रभावित करने वाले, मतलब आंतरिक संरचना वो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें पत्ती की संरचना होगी, पत्ती का अभिविन्यास हो गया और मूल प्रोह का अनुपात। तो अब अपने वाष्पोत्सर्जन है उसको प्रभावित करने वाले कारक कंप्लीट हुए। अब पादपों में वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है उसके बारे में अपने नोट करते हैं कि पादपों में वाष्पोत्सर्जन किस प्रकार अपना महत्व रखता है। तो
अपना महत्व रखती है। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन से पौधों को कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं उनके बारे में अपने नोट करते हैं। तो एक नंबर क्या नोट करना है अपने, पौधों में रसारोहण की क्रिया, जो रसारोहण द्वारा जल पौधों के ऊपर वाले भागों तक पहुंचता है वो किस पर निर्भर करती है, वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करती है। पौधों में रसारोहण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष पर निर्भर करती है, अपकर्ष पर निर्भर करती है। ये इसका फर्स्ट महत्व है। फिर सेकंड नंबर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा खनिज लवण और जल का अवशोषण और स्थानांतरण होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल में खनिज लवणों का अवशोषण और स्थानांतरण होता है, अवशोषण व स्थानांतरण होता है। ये इसका दूसरा महत्व है। फिर इसके बाद पादपों में अगला महत्व क्या है वाष्पोत्सर्जन का, वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को कम रखती है। वाष्पोत्सर्जन पत्ती के तापमान को कम रखता है, तापमान को कम रखता है। ये इसका अगला महत्व है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन में क्या अतिरिक्त जल है वो बाहर निकलता है। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल बाहर निकलता है। अतिरिक्त जल का त्याग किया जाता है पादपों द्वारा। अगला महत्व है फलों में शर्करा की वृद्धि होती है, इससे फलों में शर्करा की वृद्धि होती है, शर्करा की वृद्धि होती है। तो ये वाष्पोत्सर्जन के प्रमुख पादपों में होने वाले महत्व हैं, तो इन्हें आपने नोट करना है। इसके बाद में आपका अगला टॉपिक है बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव के बारे में अपने देखते हैं कि बिंदु स्राव क्या होता है। बिंदु स्राव। तो बिंदु स्राव मतलब जल है वो सूक्ष्म बूंदों के रूप में पत्तियों के सिरों से बाहर निकलता है, उसे बिंदु स्राव कहते हैं। तो आपने पत्ती की संरचना में आप कई बार ऐसे देखा होगा कि किनारों पर जल है वो सूक्ष्म बूंदों के रूप में सुबह सुबह आपको दिखाई देता है। तो सुबह के समय जल का बूंदों के रूप में जल का बूंदों के रूप में किनारों से निकलना वो क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। तो अब इसमें आपने नोट करना है पत्तियों के किनारे से जल का बूंदों के रूप में स्राव क्या कहलाता है, बिंदु स्राव कहलाता है। और यह जल की जो क्षति होती है वो पत्ती के रंध्रों द्वारा, जो पत्ती होती है उस पर क्या रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों द्वारा होती है जिन्हें जल रंध्र कहते हैं। ये
यानी किनारों पर जल रंध्र पाए जाते हैं और उन जल रंध्रों पर एक छोटा सूक्ष्म छिद्र होता है जिसे जल छिद्र कहते हैं और यही जल छिद्र ही जल को सूक्ष्म बूंदों के रूप में बाहर निकालता है। तो ये बिंदु स्राव था। अब इसमें एक एपिथेल की कोशिका होती है। एपिथेल किसे बोलते हैं वो नोट करेंगे। जल रंध्र से अंदर की ओर, यहाँ मान लो ये जल रंध्र है, इसके अंदर की ओर इस तरह से कोशिकाओं का समूह होता है। तो मर्दुत्तर कोशिकाओं का समूह होता है जिसे एपिथेल कहते हैं। तो जल रंध्र में अंदर की तरफ मर्दुत्तर कोशिकाओं का समूह होता है जिसे क्या कहते हैं, एपिथेल कहते हैं। तो ये बिंदु स्राव आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक और है जिसे रस स्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रस स्राव। तो उसके बारे में अपने नोट करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप, रस स्राव किसे कहते हैं। यदि पादपों की शाखा, यदि पादप की शाखा किसी भी कारण से टूट जाती है या कट जाती है, पादप की शाखा किसी कारण से टूट जाती है या कट जाती है, या कट जाती है, तो उन क्षतिग्रस्त भागों से घुले हुए कार्बनिक पदार्थ, तो इस क्षतिग्रस्त भाग से जो घुले हुए कार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्षतिग्रस्त भाग से जल में घुले हुए जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, घुले हुए कार्बनिक पदार्थ बाहर रिसने लगते हैं, बाहर रिसने लगते हैं मतलब निकलने लगते हैं। रिसना का मतलब निकलना। तो बाहर की तरफ रस के रूप में एक मतलब कार्बनिक पदार्थ है वो विलयन के रूप में बाहर निकलता है, तो उसे क्या कहते हैं, रस स्रावण कहते हैं। रिसने लगते हैं। तो यह क्रिया रस स्राव कहलाती है। रस स्राव कहलाती है। तो ये रस स्राव एक छोटा सा टॉपिक था। जाइलम वाहिकाओं में जो ये रस स्राव की क्रिया होती है, तो यहां नोट कर लेना। जाइलम वाहिकाओं से रस स्राव की क्रिया होती है। तो ये आज आपका जो लेसन है 7 नंबर कंप्लीट होता है, जिसमें आज आपने क्या पढ़ा, वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ा। फिर अपने वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित मतलब वाष्पोत्सर्जन है इसका पादपों में क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ा। फिर अपने वाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है तो इसके कंप्लीट होने के बाद में अपने पढ़ा बिंदु स्राव किसे कहते हैं, बिंदु स्राव में जल रंध्र क्या है और जल छिद्र क्या है, एपिथेल की कोशिकाएं कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ा।